સૌ મીડિયાના મિત્રો, કેમેરા ટીમ, સોશિયલ મીડિયા ટીમ, લાઈવ ટીમ તમામનું સ્વાગત કરું છું. ભારતની સૌથી જૂની રાજકીય પાર્ટીના સન્માનીય પદ માટે લોકસભાના સાંસદ અને વરિષ્ઠ નેતા આદરણીય શશી થરૂરજી આપણી સાથે છે. સાથોસાથ પ્રોફેશનલ કોંગ્રેસના ગુજરાત પ્રદેશના ચેરમેન નીરજ બારોટજી, મારા સાથી મિત્ર પ્રવીણજી, અમિત નાયકજી, યુવરાજજી, પાર્થિવ અઠવાડિયાજી અવેલેબલ છે. ત્યારે હું સૌથી પ્રથમ કોંગ્રેસ પક્ષના વરિષ્ઠ નેતા અને લોકસભા સાંસદ, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પક્ષના અધ્યક્ષ પદના ઉમેદવાર એવા આદરણીય શશી થરૂરજીને વિનંતી કરીશ કે એ સૌ પહેલા આપણી વાતચીત કરશે. ત્યારબાદ આપના જે પ્રશ્નો હશે પ્રશ્નો લેવામાં આવશે. आदरणीय शशि थरूर जी. नमस्कार, बहुत शुक्रिया. मैं तो अभी इसी हॉल में भरे हुए पीसीसी डेलीगेट्स के साथ चर्चा करके मेरे जो सिद्धांत है, मेरे जो संकल्प है पार्टी के भविष्य के लिए, ये सब बातचीत किए. मैं अभी दोबारा लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे 2-3 चीज़ें कहूँ और उसके बाद आपके प्रश्न में जवाब देने के लिए तैयार हूँ. पहली बात यह है कि मैं बहुत खुश हूँ महात्मा गांधी जी की भूमि पे फिर आना. मैं अहमदाबाद आके कुछ साल हुए हैं, मैं कई बार आ चुके हैं, लेकिन अभी 3-4 साल से मुझे आने का मौका नहीं मिला. मैं खुश हूँ कि इस बार दोबारा आके साबरमती आश्रम में फिर एक और बार जाके गांधी जी को प्रणाम करना और उनके जो मूर्ति है उस पर हारा चढ़ाना और उसके बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिला. इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं हमारे माध्यम मित्रों को धन्यवाद भी कहता हूँ कि आप इतनी कठिनाई लेके आए हैं. मैं गुजरात में इस बार आया हूँ क्योंकि 17 तारीख को हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाला है. मैं एक उम्मीदवार हूँ, 2 उम्मीदवार हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी के बारे में जो कुछ हमारे तरफ से कहना है कि सुन ले. जो भी हमारे पीसीसी में आके सोमवार पे वोट डाल देंगे, उनके मन में क्या क्या है समझने के लिए और मेरे मन में उनको समझाने के लिए एक अच्छा मौका है. दूसरी बात यह है, और आप सब जानते हैं कि ये तो पार्टी के भीतर का एक चुनाव है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में असर पड़ेगा पूरे देश में, क्योंकि हमने देखा है कि इस चुनाव का शुरुआत से ही पब्लिक का ध्यान, अब माध्यमों के ध्यान बहुत हमारे पार्टी के ऊपर पड़े. मेरे ख्याल में ये अच्छा है, क्योंकि पार्टी को आकर्षित करते ये चुनाव आगे जा रहे हैं. आपको पता है कि किसी और पार्टी में इस किस्म के चुनाव नहीं हुई है, ताकि हमारे नेतृत्व को हमारे पार्टी के कार्यकर्ता खुद तय करें. ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा उदाहरण है पार्टियों के लिए कि दूसरे पार्टी को सोचना चाहिए कि वो कैसे उनके नेतृत्व को चुन लेते हैं. हमें कोई आइडिया नहीं, जैसे कि भाजपा उनके नेता, उनके अध्यक्ष चुन लिया, एक दिन अखबार में पढ़ते हैं कि किसी और का नेता बनाया. यहाँ तो हम हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ के तय करेंगे. ये तो बहुत अच्छी बात है. और अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो प्रोसेस हमारे चीफ इलेक्शन अथॉरिटी गुजरात का है, श्री मधुसूदन मिस्त्री, वो जो कर रहा है, मेरे ख्याल में ये सिस्टम बहुत अच्छा है. आज उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाया. उसने बताया कि ये सीक्रेट बैलेट होगा. उन्होंने बताया कि इस वोटिंग में जो मतदार आएंगे, ये वोटिंग कागज में उनका एक छोटा सा स्लिप होगा जिसमें उनका वोटिंग का हक दिखाएगा, उनका सीरियल नंबर क्या है पीसीसी डेलीगेट ग्रुप में. वो फाड़ने के बाद सिर्फ प्लेन कागज में वो वोट देंगे. प्लेन कागज मतलब जिसमें कोई इशारा, कोई निशान नहीं है, कोई नाम नहीं है, ताकि वोटिंग तो गोपनीय हो और किसी को पता नहीं कि कौन किसको वोट किया. सारे वोट एक बैलेट बॉक्स के अंदर जाएगा, उसके बाद सील हो जाएगा. बैलेट बॉक्सेस सारे दिल्ली तक भेज दिए जाएंगे और 19 तारीख को उम्मीदवारों के सामने, उनके एजेंट्स के सामने सारे बैलेट बॉक्सेस को खोल के सारे मत, सारे वोट्स, वोटिंग कागज़ों को एक साथ मिला जुला के उसके बाद गिनती शुरू होगी. तो किसी को कोई पता नहीं चलेगा कि कहाँ से किसी को वोट मिला और
किसने किसी को वोट किया, तो लोग को बिल्कुल अपने मन की इच्छा के अनुसार वोट कर सकते हैं। मैं भी सुना हूं और मुझे पता है कि आप लोग पूछने वाले हैं कि क्या सही नहीं है कि कोई नेता किस किस्म के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कुछ वोटर्स को। ये तो अंत में हर व्यक्ति का अधिकार है कि अपना मन का जो पसंद है, जो पसंद नहीं है, उसके बुनियाद पे वो वोट करें। और मेरे ख्याल में हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम किया कि ये सिस्टम आज मिस्त्री जी ने पब्लिकली अनाउंस किया और हम जो उम्मीदवार हैं हमको पहले भी बताए थे कि ऐसे ही चलेंगे। तो इस हालत में मैं बहुत हिम्मत से लोगों से कहता हूं, आइए आपका मन दिखाइए पार्टी को। मुझे लग रहा है कि अंत में जो भी होगा, अंत में अगर मेरी जीत होगी या खरगे साहब की जीत होगी, अंत में क्या होगा, कांग्रेस की जीत होगी। अब मैं इसके लिए खड़ा हूं क्योंकि भविष्य में अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है कि जो चुनौती बीजेपी हमारे तरफ ले आ रहे हैं 2024 में, उनको हमें बहुत हिम्मत से फेस करने के लिए, बहुत आत्मविश्वास से आगे उनके खिलाफ रहने के लिए हमारी मजबूती से चुनाव बहुत बहुत दिलचस्प हो जाएगा। आप लोगों को भी लगेगा कि 2024 में कोई हमें टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकेंगे। हम तो बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे और मेरे ख्याल में एक मजबूत कांग्रेस जरूरी है भारत की मजबूती के लिए। तो ये सब कह के मैं एक और बार आपसे धन्यवाद कहता हूं। आपके प्रश्न के लिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। नमस्कार। यस मैम, नमस्ते। अच्छा, मुंबई समाचार जो देश का सबसे पुराना अखबार है, एशिया का सबसे पुराना अखबार, बहुत अच्छा। एक तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस में चाहे कोई भी चुनाव जीते और अध्यक्ष बने, उसका जो रिमोट कंट्रोल रहता है वो गांधी परिवार के हाथ रहता है। वो स्पेशली आपके लिए कहा जा रहा है कि शायद आप ये रिमोट कंट्रोल बनना पसंद नहीं करेंगे, इसके लिए आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए, इस प्रश्न का जवाब राहुल गांधी ने खुद दिया 3-4 दिन पहले, जब वो भारत जोड़ो यात्रा के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। किसी ने यही पूछा तो उसने कहा, देखिए हमारे 2 वरिष्ठ नेता इस चुनाव में खड़े हैं, दोनों को आप लोग अपमान कर रहे हैं अगर आप सोचें कि उनको किसी भी प्रकार से रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में अगर हमें इस स्थिति तक पहुंच गए कि हम पार्टी के अध्यक्ष स्थान पे लड़ने के लिए हमें तो इतना विश्वास है, आपका विश्वास है, तो मतलब यह है कि हम जानते हैं कि कैसे इस पार्टी में काम करना है। इसका मतलब नहीं है कि हम गांधी परिवार से दूर रहना चाहते हैं। गांधी परिवार हमारे पार्टी की बहुत बड़ा एसेट है। मैं चाहता हूं कि गांधी परिवार, उदाहरण ले लूं तो राहुल गांधी जी, जैसे मैंने कह रहा था हमारे डेलीगेट्स को, जो वो भारत जोड़ो यात्रा में कर रहा है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है हमारे पार्टी के लिए। मैं गया उनके साथ, मैं कन्याकुमारी में था और केरला में 3 दिन उनके साथ चला और मैं देखा सुबह 6:30-7 बजे कितने हजार लोग आके उनके आवेश, उनकी ऊर्जा, उनके सिर्फ उनको मिलने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको ताली बजाने के लिए, उनको देखने के लिए। तो ये सब कांग्रेस को इतना मतलब भलाई लेके आते हैं। तो कौन चाहेंगे कि इसको दूर रखे हमसे। कोई भी अध्यक्ष होगा तो नेचुरली जो भी कंट्रीब्यूशन जो भी राहुल गांधी करना चाहते हैं, जो सोनिया गांधी जी भी करने के लिए तैयार है, प्रियंका गांधी जी, कोई भी परिवार से दूर रहना नहीं चाहते। हमारे पार्टी के बहुत मजबूती के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो खुद तय के वो पार्टी चलाना नहीं चाहते। मैं सबसे कहता हूं कि रिमोट कंट्रोल की जरूरत ये भी नहीं है, क्योंकि अगर राहुल जी पार्टी को चलाना चाहता था तो उनका इस्तीफा वाली चिट्ठी कभी भी विड्रॉ कर सकते थे। वर्किंग कमेटी स्वीकार करते होंगे अगर उसने कहा कि ठीक है मैं वापस लेता हूं और मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ, क्योंकि जब 2017 में उनको वोट मिला वो 5 साल के लिए था और ये 5 साल अभी भी पूरी नहीं, मतलब नवंबर तक है। तो अगर वो चाहता था तो वो हो सकता था, लेकिन उसने स्पष्ट कहा कि वो नहीं चाहता है। तो इस हालत में ही मैं और खरगे साहब आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद में G23 संघ जो कांग्रेस नहीं है, आप भी उसी के सदस्य हैं, उसका स्टैंड क्या होगा और पार्टी का जो भी रिजल्ट होगा उसका भारत जोड़ो यात्रा पे क्या इम्पैक्ट है? देखिए, ये सदस्य आप कहते हैं जैसे कि G23 एक संगठन है, ऐसे कोई संगठन कभी नहीं रहा। नहीं, आप क्योंकि माध्यमों ने ये बना दिया तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों। क्योंकि कोविड के समय जब हमारे 2-3 वरिष्ठ नेता चिट्ठी लिखना चाहते थे, वो करीब 100 लोग से संपर्क किए, जिनमें से मैं भी शामिल था, और 100 लोग के समर्थन के साथ उन्होंने तय किया कि चिट्ठी भेजेंगे।
लेकिन कोविड का लॉकडाउन का समय था और सब लोग को दिल्ली नहीं आ सका चिट्ठी साइन करने के लिए, दस्तखत करने के लिए। इसलिए सिर्फ वो जो 23 लोग जो अगर दिल्ली आ सके या दिल्ली में रहते थे उनके दस्तखत के साथ ये चिट्ठी आ गई। मैं तो ये 23 लोग को एक समय एक कमरे में कभी नहीं देखा। तो सदस्य मत कहिए, मैं तो सदस्य हूं संसद का, मैं G20 का कांग्रेस पार्टी का, लेकिन G23 का नहीं। दूसरी बात यह कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो भी G23 चिट्ठी में लिखा, मैं तो इससे कोई दूरी नहीं की। और मेरे जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र जरा सा लंबा है, जिसे हमने समरी लेके आया, जो यहां देखेंगे थरूर के 10 सिद्धांत, मतलब 20-25 पेज का घोषणा पत्र को हमने 10 पॉइंट में करके हिंदी में है और हमारे पास अंग्रेजी में भी है। मैं मेज पे छोड़ता हूं, जो भी माध्यमों के लोग आपको रिफ्रेशर कोर्स चाहिए इसमें है, हम इस पे चर्चा किए हैं डेलीगेट्स के साथ भी। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये सब इनमें से जो भी G23 ने मांगा, हमारे पार्टी में विकेंद्रीकरण, हमारे पार्टी में ज्यादा कंसल्टेशन, ज्यादा बातचीत, कि सब लोग अच्छी तरह से एक साथ काम करके सहयोग हो जाए, ये सब मेरे भी घोषणा पत्र में है। तो मैं G23 का जो